नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शानदार ग्लोबल संकेतों से झूमा बाजार, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 1180 पॉइंट चढ़कर 61,795 पर बंद। निफ्टी 320 पॉइंट चढ़कर 17 जनवरी के ऊपरी स्तर पर बंद। आईटी, बैंकिंग, रियलिटी, मेटल में बहार। शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपए में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम। द आइडिया दैट समटाइम्स यू गेट सच ग्रेट बार्गेन्स इन द स्टॉक मार्केट, बट वी डोंट इवन हैव दैट मनी एट दैट टाइम, एंड इट वाज सेड बाय द लैटर पर्सन, मिस्टर दमानी। और एचडीएफसी बैंक के लिए बड़ी खबर। मर्जर के बाद एमएससीआई इंडेक्स में विंटेज बढ़कर हुआ दुगना से ज्यादा। एमएससीआई के नए नियमों का ऐलान किया, दोनों शेयर चमके। खबरों की शुरुआत करेंगे G20 सम्मेलन से। दरअसल बाली में चल रहा G20 सम्मेलन आज खत्म हो गया। इसी के साथ सम्मेलन के आखिरी दिन G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और काम करने वाली होगी। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात की, जिसमें ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात भी उनकी हुई। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। और अब बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से उतरने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। इस संबंध में ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव आयोग के पास आधिकारिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के लिए 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान करते हैं। वो ये चुनाव इसलिए लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि दुनिया ने अमेरिका की महानता अभी तक नहीं देखी है। वो अमेरिका को एक बार फिर से पहले नंबर पर लेकर आएंगे। Two years ago, we were a great nation, and soon we will be a great nation again. When given the choice, boldly, clearly, and directly, I believe the American people will overwhelmingly reject the left's platform of national ruin, and they will embrace our platform of national greatness and glory. This will not be my campaign. This will be our campaign all together. और बात स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह की, जिन्होंने आज वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय सिंह ने कहा कि ECLGS के तहत कंपनी को जल्द 1000 करोड़ मिलेंगे। साथ ही बेड़े में नए विमान जोड़ने से कई नए डेस्टिनेशंस पर उड़ानें शुरू करेंगे।
जो अभी स्थिति है आपके फ्लाइट की, सरकार की तरफ से जो ECLGS से मदद मिलने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है सर? देखिए ECLGS हम बहुत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये स्कीम को एक्सटेंड किया और स्पाइसजेट में और 900 से 1000 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा इससे, और हमें लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वो पैसा भी आ जाएगा। सर एक सवाल और कि जो नए जो आपके बेड़े में कई सारे शामिल हुए हैं नए, उससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कितने? अभी 7 जहाज़ हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं और 5 जहाज़ आने की उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों में, और उससे डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस भी और इंटरनेशनल दोनों पे ही थोड़ा सा बढ़ोतरी हो। और नए रूट्स को लेकर जो डोमेस्टिकली आप प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, उसमें प्लान कर रहे हैं। उसमें कई रूट्स तो हमारे जो उड़ान के रूट्स हैं उनको रीस्टार्ट किया जाएगा। कई सारे रूट्स जो हॉलिडे डेस्टिनेशंस वगैरह के रूट्स हैं उनको हम शुरू करेंगे। ओवरऑल एविएशन सेक्टर में बजट को लेकर कुछ आप? ओवरऑल तो बजट में जो एक फंडामेंटल इशू हमेशा से रहा है कि इवन दो इट्स नॉट एन इशू ऑफ द बजट, इट इज़ दैट ATF मस्ट कम अंडर GST। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक हम ये चाहेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी ATF पे लग रही है, क्योंकि एक एड वेलोरम ड्यूटी है, तो जैसे जैसे ऑयल का दाम बढ़ता जाता है तो ये ATF पे ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी बढ़ती जाती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इतने मुश्किल वक्त से एविएशन सेक्टर गुजर रहा है तो उस ATF पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार आज कंसोलिडेशन के मूड में रहा। सेंसेक्स 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 6 पॉइंट चढ़कर 18,410 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव रहा। सुमित से जानते हैं मार्केट का पूरा हाल। सुमित बताएं आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में आज सुस्ती रही? देखिए आज वैसे तो पूरे दिन सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज रहा। वोलेटिलिटी थोड़ी हायर साइड पर रही जब सेकंड हाफ आया तब, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते बाजारों ने फिर लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई और निफ्टी भी आज नए 52 वीक्स हाई को हिट करते हुए दिखाई पड़े। एक एक करके निफ्टी के गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक 3.25% के आसपास की तेजी यहाँ रही। कोल इंडिया करीब 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। HDFC लिमिटेड 1% रहा और HUL में भी करीब 1% के आसपास की तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर रहा अपोलो हॉस्पिटल में 2.5% की बिकवाली, अदानी पोर्ट करीब 2% नीचे, हिंडाल्को 2% नीचे और बजाज फाइनेंस करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आज तेजियां मंदी रही तो उसमें यूनियन बैंक मिड कैप में करीब 4.5% चढ़ा। वरुण बेवरेजेस करीब 3.5% की तेजी यहां देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट में 3% का उछाल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट कल की बिकवाली आज 2-2.5% के आसपास की वापस तेजी इस सत्र में देखने को मिली। मिड कैप में सेल टूटा 4%, मैक्स फाइनेंशियल 3%, GSPL करीब 3.5% और सिंजिन रफली 3% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ अगर कुछ F&O के शेयरों की बात की जाए, फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात की जाए तो आज मेजरली रेलवे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चाहे आप IRFC ऐसे स्टॉक्स की बात करें जहां मूव था या फिर सेलेक्टिव डिफेंस स्पेस थे जहां के शेयरों में कुछ मूव देखने को मिला। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और मार्केट अपडेट के बाद अब बाजार की सबसे बेबाक आवाज और मार्केट गुरु रमेश दमानी से CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खास बातचीत उन्होंने की। रमेश दमानी का मानना है कि सरकारी डिफेंस और रेलवे कंपनियों में अच्छी कमाई होगी। India is large as a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया है recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them. But they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म आज देखना ही था. And yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield. And your order book थी visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. और
और अब बात करेंगे श्रद्धा के हत्याकांड की। दरअसल श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफताब के नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी। तो वहीं दिल्ली पुलिस आज भी महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगल के हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। तो वहीं एक सीसीटीवी वीडियो में भी वहां से काफी कुछ मिला है। श्रद्धा हत्याकांड का क्या है सच? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया में रोड शो भी किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि उनके साथ गुजरात के अगले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। तो वहीं गुजरात चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने अपने कार्यालय के बाहर काउंटडाउन क्लॉक लगाया है। इस क्लॉक के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है वो कितने समय के बाद गुजरात की सत्ता में आएंगे। डिजिटल घड़ी में नीचे गुजराती में लिखा है कि अब परिवर्तन निश्चित है। हालांकि 8 दिसंबर को पता चलेगा कि कांग्रेस का टाइम बदलता है या फिर नहीं। और गुजरात के इस महादंगल पर अहमदाबाद से केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केतन, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? हेलो, सर्कल देखाई ना, सर्कल। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर गुजरात का जो रण है वो पूरी तरीके से तैयार। सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। जहां एक तरफ अमित शाह जब भूपेंद्र पटेल के साथ चल रहे थे रोड शो के दौरान तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ गुजरात का सीएम मेरे साथ चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये जो क्लॉक है, ये जो डिजिटल क्लॉक है, ये इन दिनों बहुत ही चर्चा में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो घड़ी इसलिए यहां पर लगाई गई है ताकि ये पता चल सके कि कितने सालों के बाद, कितने दिनों के बाद गुजरात में सत्ता वापसी होगी कांग्रेस की। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने जीत के पूरे भरोसे के साथ गुजरात के इस रण में लगा हुआ है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का भरोसा यहां कर रही है, लेकिन आने वाला चुनाव और चुनाव के बाद के जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि दरअसल घड़ी का जो सुई है वो किस ओर इशारा अब तक कर रहा था और साथ ही गुजरात के जनता का मूड किस तरीके से किस पार्टी के तरफ था। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां और जो जीत का एक के बाद एक भरोसा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही रोड शो जो आज हमने देखा और नामांकन भूपेंद्र पटेल का जो हमने देखा वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जिन्होंने अपना नामांकन किया और अमित शाह इस वक्त उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त वो नामांकन अपना कर रहे थे और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये गुजरात के फिर से होने वाले सीएम है। शानदार रिकॉर्ड के साथ एक बार फिर हम गुजरात में सत्ता वापसी करेंगे, ये कहना अमित शाह का। और अब बात करेंगे ट्विटर की। ट्विटर का टेक ओवर जब से मस्क ने किया है उसके बाद से ट्विटर का भारतीय विकल्प कू ट्रेंड करने लगा है। कू बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन क्या ट्विटर का विकल्प कू बन सकता है? ग्लोबल मैप पर तेजी से बिजनेस स्केल पर क्या ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है? ये सब बता रहे हैं कू के को फाउंडर मयंक विद्वंत का। हमारे 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं और हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉग बन चुके हैं। Actually, Cool's been around for about 2.5 years now. A lot of people started using us and हमारी चर्चा हुई थी
पिछले साल फेब 2021 में। तो तब से लेके आज तक काफ़ी सारे डाउनलोड बढ़े हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। काफ़ी सारे यूजर्स समझते हैं कि कोई ऐसा मंच है जहां वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। खबरों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज वर्चुअली बैंगलोर टेक समिट का उद्घाटन किया। बैंगलोर टेक समिट का ये 25वां संस्करण है जो कि 16 से 18 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या दुगनी हो गई है, अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी का घर है, ये इनोवेशन का शहर है। आपको बता दें कि बेंगलुरु टेक समिट में इस बार 30 कंपनियां भाग लेंगे। इसके अलावा 550 से अधिक प्रदर्शकों, 2000 स्टार्टअप्स और 5000 व्यवसायियों के भाग लेने की इसमें उम्मीद है। India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year. In 2015, we were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. और सरकार शीतकालीन सत्र में फिर से डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी। बिल में क्या बदलाव किए गए हैं और उससे आपको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। साथ में कई सारी शर्तें भी आपको पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ ये खास रिपोर्ट। भले ही आपकी सैलरी अभी लाखों में हो, लेकिन आगे चलकर पेंशन आपके लिए एक बड़ा सहारा होता है। यही वजह है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद हर किसी को पेंशन की टेंशन सताने लगती है। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। इस फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इस फैसले के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे अंशुल प्रकाश जी, जो कि खेतानंद कंपनी के पार्टनर हैं। अंशुल जी, आपके पास मैं आऊँगा समय समय पर, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक दूसरी शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ के मेंबर बन चुके होने चाहिए। 1 सितंबर 2014 तक अगर आप ईपीएफ के मेंबर बन चुके हैं तब आप ज़्यादा पेंशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। अगर इसके साथ ही साथ आपकी एक शर्त और है कि ज़्यादा पेंशन के लिए ईपीएस में सरकार ने जो 2014 में बदलाव किया था, उस बदलाव के प्रति अपनी सहमति देनी होगी। सहमति देंगे तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे। और सहमति देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया है। 4 महीने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को, ईपीएफओ को, कि ईपीएस में जो आपने बदलाव किया था उसके प्रति हम सहमत हैं, उसके हिसाब से आप मेरा कंट्रीब्यूशन लीजिए, अब मेरा पेंशन निर्धारित करिए। और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख जो है वो है 3 मार्च 2023। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिक्लेरेशन देना ही देना है। आप चाहें तो मत दीजिए, आप चाहें तो दीजिए, यानी ये एक महज एक
ऑप्शनल है कि हमको नई स्कीम में शामिल होना है या नई स्कीम में शामिल नहीं होना। आप चाहें तो इससे बाहर भी रह सकते हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो एपीएफ के मेंबर हैं वो अगला कदम क्या उठाएं। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, उपभोक्ता हूँ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, ऑलरेडी 2014 से ही मेरी मेंबरशिप चल रही है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस फैसले के आने के बाद, तो पहली बात तो ये है कि अपनी तरफ से मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि मैं एम्प्लॉयर के पास जाके अपना डिक्लेरेशन दे दूं। प्लेन पेपर फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसका सिस्टम कैसे बना जाएगा, मैकेनिज्म कैसे होगा, कोई फॉर्मेट आ रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से कोई ना कोई कम्युनिकेशन कंपनीज के पास या एम्प्लॉयर्स के पास लेके जा रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक सर्कुलर निकाले जिसमें एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए दोनों के लिए प्रॉपर डायरेक्शन हो कि आप किस तरीके से ऐसे कदम उठाएं या ऐसे फॉर्मेट्स पे अमल करें जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाया जा सके। तो बिल्कुल, फिलहाल ईपीएफओ की तरफ से सर्कुलर का इंतजार किया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़्यादा पेंशन के लिए क्या हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईपीएफओ ने जो नोटिफिकेशन निकाला था और कहा था कि 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा, वो गैर कानूनी है। 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसमें 6 महीने के भीतर एक नया विकल्प तलाश करके आइए। और फिलहाल के लिए बता दूं कि ईपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का प्रावधान किया गया था जब 2014 में बदलाव किए गए थे और कहा यह गया था कि 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा बेसिक सैलरी है तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 1.16% का। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को 6 महीने के भीतर बताना है कि आखिर इस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले प्रावधान के विकल्प के तौर पर हम क्या कुछ लेने वाले हैं। ईपीएफओ को एक विकल्प तलाश करके बताना है 6 महीने के भीतर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो ईपीएफओ ने जो 1.16% के अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद क्या होगा। तो क्या जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है पहले, क्या उनको जो है वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अंशुल जी, क्या हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? इस बारे में अभी कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि उनको रिफंड किया जाएगा या उसकी वैलिडिटी कैसी रहेगी। जो कैच है उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप थोड़ा समय लीजिए, सरकार को कहा गया है कि आप समय लीजिए और देखिए कि ये जो 1.16% वाला कंट्रीब्यूशन आपने जिसकी बात कही थी संशोधन में, मैं स्ट्राइक डाउन हम लोग कर देते हैं, लेकिन आपको समय दिया जाता है कि आप देखें कि किस तरह से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत सरकार के पास और पैसा आ सकता है, बजाय इसके कि आप जो पैसा ज्यादा डाला गया संशोधन के हिसाब से उसको आप यूटिलाइज करिए। तो अभी उस पर कोई ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि जो ऑलरेडी डिपॉजिट किया जा चुका है वो रिफंड किया जाएगा या उसको किसी और तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। ये देखने की बात है ईपीएफओ उसमें क्या बोले। तो मुझे लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से सफाई का इंतजार हमको करना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि अगर अभी आप सहमति देते हैं और तब तक सरकार की तरफ से नया गाइडलाइन नहीं आता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो आपको 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना होगा, आगे चलकर एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल एक उठता है रिटायर होने वालों के लिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्या? अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो बता दूं कि आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं तभी अगर आपने नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति दे दी है। यानी आपने सहमति दे दी थी कि नई स्कीम के तहत हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, तो आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं। जिन लोगों ने सहमति नहीं दी थी नई स्कीम को लेकर के, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ कर दूं। यानी 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर कर चुके हैं लेकिन नई स्कीम के प्रति अपनी सहमति नहीं दी है, तो फिर उनको जो है सो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है कि आपको जो है सो इसके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बता दूं कि इसको लेकर के जो रिटायर होने वाले लोग हैं, जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनका क्या होगा, एक सवाल ज़रूर उठता है
कि 2014 के बाद रिटायर हो गए और उनकी सैलरी जो है सो 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा थी बेसिक सैलरी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चुप है। उस पर मुझे लगता है कि ईपीएफओ की तरफ से जब गाइडलाइन आएगी तो शायद ये सफाई निकल कर सामने आए कि 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं अगर वो नई स्कीम के तहत एलिजिबल थे तो क्या वो इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब एक सवाल उठता है पीएफ ट्रस्ट को लेकर के। दरअसल पीएफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा प्रावधान होता है, कई बड़ी कंपनियां इसको अपनाती हैं। पैसा तो ईपीएफओ में डालती हैं लेकिन एक पीएफ ट्रस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए भी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि जिनके अपने पीएफ ट्रस्ट हैं और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दे सक रहे हैं तो वो इस नई स्कीम में शामिल होने की छूट अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ऐसे संस्थाओं को भी ईपीएस में जो बदलाव किया गया था उसको लागू करना होगा। तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का विकल्प अपने कर्मचारियों को देना होगा, भले ही उन कंपनी के पास पीएफ का ट्रस्ट हो, अगर वो ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं तो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग 2014 के बाद ईपीएफ के मेंबर बने हैं और अगर उनकी बेसिक मंथली सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो क्या वो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंशुल जी, इस सवाल का जवाब क्या दें दर्शकों को? कोई भी नया मेंबर अगर आ रहा है या कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है जो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो हमारे हिसाब से जो हमारी समझ है इस फैसले की, उसमें ये साफ हो जाता है कि 15,000 की जो लिमिट है मंथली सैलरी की, वो अप्लाई हो जाती है। और कोई भी नया मेंबर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई पुराना व्यक्ति है किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मेंबर नहीं था ईपीएस का और नया सब्सक्राइबर है ईपीएफ एक्ट के तहत, उसमें वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन तो कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी सैलरी 15,000 महीने से ऊपर है, उस केस में वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो इनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है। जिनकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नई स्कीम में नहीं कर पाएंगे। ये अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन है वो ये है। ये सारी कहानी तो हो गई। अब हो सकता है आप लोग में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन होता क्या है। तो संक्षिप्त बता दूँ कि 60 महीने की, जी हाँ, 60 महीने की जो बेसिक सैलरी होती है उसका औसत निकाला जाएगा प्रति माह के हिसाब से, फिर उसको जितने साल आपकी सर्विस है उससे गुणा किया जाएगा और फिर 70 से भाग दिया जाएगा और जो निकलेगा वो आपको पेंशन के बराबर होगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि भले ही सैलरी बहुत मोटी हो लेकिन पेंशन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहने वाली, पेंशन की रकम थोड़ी छोटी ही रहने वाली है। इसीलिए अभी से तैयार हो जाइए और इंतजार करिए ईपीएफओ की तरफ से आने वाली नई गाइडलाइन का।